नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की तीसरी क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता। इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले तो इसका जो कालक्रम है उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। फिर एक अलग से टॉपिक पढ़ा जाएगा वैदिक साहित्य नाम से, जिसके अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। और जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तो उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। पहला सभ्यता का भौगोलिक विस्तार और दूसरा उसकी विशेषताएं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि किस किस स्थल पर सभ्यता पनपी, वो भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आ जाएगा, और उसकी विशेषताएं। और विशेषताओं में हमने क्या क्या पढ़ा था, वही चीज इसमें भी पढ़ेंगे। धार्मिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और सामाजिक विशेषता, ये चारों चीजें पढ़ लेंगे। और भौगोलिक विस्तार, ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली, पहले ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार और उसकी विशेषता, फिर उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार और उसकी विशेषता। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं वैदिक सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 वेद हैं, उसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड उपनिषद, उनसे रिलेटेड आरण्यक और उनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना समझते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव रखी, परंतु इसकी कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया था सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में, जिसमें हमने बताया था कि आर्यों का आक्रमण ही सबसे व्यापक रीजन था। तो वही चीज यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव रखी, जो कि वैदिक सभ्यता कहलाई बाद में चल के। आगे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका तुलनात्मक अध्ययन हम सिंधु सभ्यता के साथ कर लेते हैं। इससे हमारा इस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमने हाल ही में सिंधु सभ्यता पढ़ा है। और जिसने भी सिंधु सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल की वीडियो नहीं देखी है वह जरूर देख लें। 20-20 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एंशिएंट हिस्ट्री का बेस है दोनों वीडियो, तो वो आप जरूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.onlinestudyaddha.com पर उपलब्ध है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वहां पर उपलब्ध है। फिर भी उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पीडीएफ नोट्स की भी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सिंधु और वैदिक संस्कृति के बीच का अंतर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता। यहाँ पर देखेंगे वैदिक सभ्यता कैसी होगी, ग्रामीण सभ्यता होगी। इनका मुख्य उद्यम क्या था, सिंधु सभ्यता का कृषि और व्यापार। वैदिक सभ्यता में व्यापार इतना नहीं बन पाता, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य उद्यम था। सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण और कांसे से परिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तमाम धातुओं से परिचित हो गए थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता की विशेषता थी मातृ सत्तात्मक समाज। लेकिन हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया जो होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता में पितृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता के लोग कुत्ता, बाघ, हाथी इन सभी से परिचित थे, लेकिन ये घोड़े से अनभिज्ञ थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का घोड़ा प्रमुख पालतू जानवर था। सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, जैसा कि हमने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल का एक एग्जाम्पल है कि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। और वैदिक साहित्य जितने भी हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सभी पढ़ने योग्य हैं। सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था इनका। मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे लोग, प्रकृति की पूजा करते थे लोग। जबकि वैदिक सभ्यता में बहुदेववाद आपको देखने को मिलेगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, रुद्र इत्यादि देवताओं की ये पूजा करेंगे। ये तो हो गया सिंधु और वैदिक संस्कृति के बीच अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल होगा और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होगा। कहा जाता है कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले थे, उसी से इन दोनों कालों का बंटवारा होगा। ठीक है, नीचे वाले काल में लोहे का प्रयोग होने लगेगा उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में लोहे से अनभिज्ञ रहेंगे लोग। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, इसी से इन दोनों कालों का बंटवारा माना जाता है। तो इसमें हम पहले ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल चलिए शुरू करते हैं।
ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई जो इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। ये हम पढ़ेंगे भी कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेशा जो था वो पशुपालन था। आगे जाके उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा कृषि हो गया। वही यहाँ पर लिखा गया है कि आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। अगला है 1400 ईसा पूर्व के आसपास बोगस कोई, जो कि आधुनिक तुर्की में है, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, 1400 ईसा पूर्व का बोगस कोई का जो अभिलेख था उससे आर्य और आर्य के देवताओं के बारे में पता चलता है। माना जाता है कि ये लोग खैबर दर्रे से भारत आए। खैबर दर्रे के बारे में आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है खैबर दर्रा। ये ज्योग्राफी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को अपना निवास स्थान बनाया। धीरे धीरे पूर्व की ओर इन्होंने अपना प्रसार किया। ये हम सभी मैप में डिटेल में देखेंगे इसको कि कैसे इनकी भौगोलिक विस्तार हुआ, कहां से कहां तक गए ये लोग। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था और अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं। तो आर्यों के निवास स्थान के रूप में काफी मतभेद हैं, लेकिन जो सबसे व्यापक निवास स्थान माना गया है इनका मध्य एशिया में बैक्ट्रिया माना गया है। आगे ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार समझते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु या सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र होता है। ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, और उसके बाद ये पंजाब वाली 5 नदियां। पंजाब जैसे कि आप जानते हैं कि 5 नदियों के बीच में जो राज्य हो वो पंजाब कहलाएगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो पंजाब की जो 5 नदियां हैं ये सभी आपको याद होंगी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, और उसके अलावा सिंधु और सरस्वती। तो 7 नदियों का नाम ऐसे आप याद कर सकते हो। और इनके उपनाम जो थे, देखिए, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुष्णी, रावी, बितस्सा, झेलम और अस्किनी, चिनाब। तो इसमें चिनाब का जो प्राचीन नाम था अस्किनी, यही आप इसी से अनभिज्ञ होंगे, बाकी तो सभी आपको पता होगा। बितस्सा आपको पता ही होगा, सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, उसे बितस्सा का युद्ध भी कहा जाता है। परुसड़ी, रावी, ये काफी व्यापक इसका प्रयोग है। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा था और सतलज का सतुद्री था। इसके अतिरिक्त वैदिक काल की नदियों में कुंभा यानी कि काबुल, सदानीरा यानी कि गंडक और गोमती यानी कि गोमल प्रमुख थे। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदी तमाक भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया 5 नदियां तो ये थी, बाकी ये जो 2 नदी थी सिंधु और सरस्वती, सिंधु उसमें से क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। तो अभी भौगोलिक विस्तार में आगे भी है, वो पढ़ते हैं हम। प्रारंभ में आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। मैं मैप में आपको ये दिखाऊंगा, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में मैप लाइए। तो अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्यों की पहले स्थिति थी। फिर उसके बाद सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। और ऋग्वैदिक काल में इनका जो विस्तार हुआ था वो ब्रह्मवर्त तक ही था, उसके आगे ये बाद में बढ़ते हैं। यह इस वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया था। जो मैंने ग्रीन किया है ये उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र था इनका, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे डिटेल में उत्तर वैदिक काल में इसको मैं पढ़ाऊंगा भी। तत्पश्चात गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का विस्तार हो गया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, आर्यावर्त क्या हो गया? संपूर्ण उत्तर भारत का जो क्षेत्र हो गया। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख मुजवंत नाम से भी मिलता है। तो मुजवंत नाम से ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मुजवंत नाम से हिमालय की चोटी का उल्लेख मिलता है। थोड़ा मैप में इसकी स्थिति समझते हैं। देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश आपको दिख रहा होगा, 7 नदियों का क्षेत्र जो है उत्तरी भारत के क्षेत्र में 7 नदियों का क्षेत्र दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर इंडस गई है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, और इसके उपनाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्राचीन नाम जो थे। और आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ये पहले था, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ का इतना, ये क्षेत्र था पहले। बाद में इनका क्षेत्र और बढ़ा, ये गंगा यमुना दोआब का भी क्षेत्र इनका हो गया, इसके आसपास के भी क्षेत्र में हो गए। और ये गंडक नदी आपको दिख रही होगी, गंडक नदी तक भी इनका क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इनका क्षेत्र विस्तार होता है और आधे देश तक ये फैल जाते हैं।
तो हमने भौगोलिक विस्तार समझ लिया, अब इनकी विशेषताएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सामाजिक स्थिति। तो देखिए, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थे, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। ठीक है, पिता को कुलप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, समाज में स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में कितनी अच्छी थी। बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा पुनर्विवाह तथा एक पत्नी विवाह प्रचलित था। सामान्यतः शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। तो देखा जाए, हर तरह से स्त्रियों की सामाजिक दशा ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, और उत्तर वैदिक काल में इनकी दशा इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। सामाजिक स्थिति में और भी आगे है, देखते हैं। अंतर्वर्ण विवाह प्रचलित थे, जिसके दो प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। दोनों का ऑर्डर समझिएगा। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से अगर शादी करे तो अनुलोम विवाह कहलाएगा, और उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करे तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। वर्ण क्या होता था? वर्ण देखिए, आप आगे लिखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के बारे में लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल में कुरीतियां बिल्कुल नहीं थी। वर्ण जो थे वो शिक्षा के आधार पर, कर्म के आधार पर होता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में इसका आधार जाति बन जाएगा। कर्म ना होके जाति इसका आधार बन जाएगा। जो वर्णों में विभाजित होंगे, 4 वर्ण तब भी होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ये जाति पर आधारित होंगे। और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण शिक्षा देने का काम करते थे, क्षत्रिय राज करने का काम करते थे, राजन का काम क्षत्रिय का होता था, और वैश्य का काम होता था व्यापार, और शूद्र का काम होता था सेवा करना, मजदूरी करना। तो लेकिन ये आगे चल के इनका कर्म आधार ना होके जाति आधार हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का। आगे इनकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था। सबसे पहले कुल, कुल मतलब परिवार। ऋग्वैदिक काल में राज का मूल आधार कुल या परिवार होता था, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। मैंने बताया था पहले भी कि मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहते थे। फिर कई सारे कुल मिलकर, परिवार मिलकर ग्राम बनाएंगे। कई कुलों का समूह ग्राम बनाता था, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। विष, अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका मुखिया विषपति होता था। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। आप ग्राम से बड़ी इकाई जाओगे तो विष, विष से बड़ी इकाई है जन। ठीक है, और जन का जो मुखिया होगा वही राजन होगा। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि ग्राम से बड़ा विष मतलब विधानसभा आप याद कर सकते हो, और जन से जनपद याद कर सकते हो। तो सबसे छोटी इकाई हुई कुल, फिर कुल, कई सारे परिवार मिलकर ग्राम बने, कई सारे ग्राम मिलकर विष बने, विष मिलकर जन बने। ठीक है, और राष्ट्र क्या होता था? अनेक कबीलों को मिलाकर राष्ट्र बनता था, परंतु इसका ज्यादा उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। राष्ट्र का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में आपको नहीं मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। राजा को गोप्ता जनस या जनस्य गोपा भी कहा जाता था। ठीक है, इनका उपनाम था। और ऋग्वेद में सबसे अधिक 275 बार जन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ऋग्वैदिक काल के लिए जन। तो हमें याद हो गया होगा कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में भी आगे भी है, देखते हैं। अब कुछ राजनीतिक संस्थाओं के बारे में भी देख लीजिए। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित और सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। राजन को सलाह और उस पर नियंत्रण के लिए 2 संस्थाएं थी। ये इंपॉर्टेंट है, सभा और समिति। ठीक है, तो सभा क्या थी? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। और समिति क्या थी? समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था थी, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि राजा के चुनाव और उसे पद से हटाने में योगदान समिति का होता था। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋग्वेद में बलि नाम के एक कर का वर्णन मिलता है, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला उपहार था। राजा उसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। तो बलि नाम का एक कर होता है ऋग्वैदिक काल में, और यह कर पहले स्वेच्छा से दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि 1/16वां भाग हो गया और अनिवार्य रूप से दिया जाने लगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो हमने 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन देखा,
और 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन देख रहे हैं। दशराग युद्ध क्या था? यह युद्ध परुषड़ी नदी के तट पर, परुषड़ी मतलब रावी नदी के तट पर, भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण क्या था? भरत वंश के राजा जो सुदास थे, उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया पुरोहित, और विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा करके सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परंतु विजय किसकी हुई? सुदास की हुई इस युद्ध में। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। अब इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी? वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। प्राथमिक पेशा पशुपालन तथा द्वितीयक पेशा कृषि था। आगे हम देखेंगे प्राथमिक पेशा कृषि हो जाएगा और द्वितीयक पेशा पशुपालन हो जाएगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। गाय को पवित्र पशु माना गया है। गाय को अगन्या अर्थात न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। गाय का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? अगन्या था। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है और गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि भी इनके पशु थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलना कराई थी तो भी ये चीज बताया था कि घोड़ा आर्य समाज का सबसे प्रमुख पशु था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। तो एक मंडल हमने और देखा, ठीक है, चौथा मंडल जिसमें कृषि संबंधी कार्य का वर्णन है। एक ही अनाज यव यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है। तो दो शब्द इंपॉर्टेंट देखे यहाँ पर, एक गाय को अगन्या कहा जाता था और जौ को यव कहा जाता था। आगे बहुत सारे शब्द के बारे में मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण थे और जिनका प्राचीन नाम कुछ और था। और कृषि के महत्व से संबंधित 3 शब्द मिलते हैं इसमें। उर्दर जिसका अर्थ है मापक बर्तन, जो कि तराजू या फिर कुछ और होगा। धान्य का अर्थ होता है अनाज, और तीसरा शब्द संपत्ति है जो भी कृषि से संबंधित था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकर, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार और शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो और सारे पेशे भी इस समय थे। सोना के लिए हिरण्य शब्द का उल्लेख मिलता है। कपास शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कृषि की किस फसल से अनजान थे वैदिक साहित्य के लोग। तो हम पहले देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास प्रमुख फसल थी और आगे कपास का बिल्कुल नाम नहीं मिलता, बिल्कुल उल्लेख नहीं मिलता है इस काल में, इसलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कांसे के रूप में हुई है। और आगे देखेंगे तो अयस, उत्तर वैदिक काल में अयस का प्रयोग जो है लोहे के लिए किया जाता है। कृष्ण अयस नाम से लोहे के लिए इसका प्रयोग किया गया है उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के प्राचीन नाम देखे। सोने का हिरण्य देखा, उर्दर देखा मापक बर्तन का, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगन्या देखा गाय के लिए। तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके प्राचीन नाम क्या थे। ठीक है, उर्वरा किसके लिए यूज होता था? उपजाऊ भूमि के लिए। सीर हल के लिए यूज होता था। सीता हल की बनी नाली के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीता किसका प्राचीन नाम था? हल की नाली का। ब्रिक बैल के लिए। अवल कुआं या कूप के लिए अवल शब्द का यूज होता था। अनस बैलगाड़ी के लिए। और अयस अगर आएगा तो अयस धातु के लिए यूज किया गया है। ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसा से परिचित थे, तो तांबा या कांसा अयस के लिए था। और आगे चल के उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए अयस शब्द का यूज किया गया। विशज, वैद्य को विशज कहते थे और पर्जन्य बादल को कहते थे। इतने तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए जिनको हमने लिस्टिंग में पढ़ लिया। बाकी टॉपिक में हमारे जैसे आता गया हमने पढ़ा उसको। हिरण्य आया, अगन्या आया, ऐसे ही आगे भी शब्द आएंगे उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये सभी टॉपिक से हटके थे और बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने इनको पढ़ लिया यहाँ पे। आगे ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वेद में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र या पशु को प्राप्त करना था। ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इनमें देवियों के अस्तित्व का अभाव है, इसीलिए हम इसे पितृसत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं वैदिक सभ्यता को। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। देखिए एक उपनाम और मिला यहाँ पर। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि का कार्य मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था। और तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे।
तो 250 सूक्त हम देख रहे हैं इंद्र को समर्पित है। आगे पढ़ेंगे कि कुल ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 250 केवल इंद्र को ही समर्पित। धार्मिक स्थिति में अभी और आगे भी है, देखते हैं थोड़ा। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसका रचनाकार विश्वामित्र है। तो देखिए कुछ मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, वो सभी हम आगे वैदिक साहित्य में देखेंगे, जिसमें से कुछ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। चौथे मंडल में हमने क्या पढ़ा, कृषि का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख था और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था। तो सभी का हम जानेंगे। 4 महत्वपूर्ण मंडल हमने पढ़ लिया अभी तक। सोमदेव को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। देखिए एक और मिला हमें मंडल। सरस्वती नदियों की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ठीक है, विद्या की देवी जानते ही हैं आप लोग, अभी भी विद्या की देवी सरस्वती देवी हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई थी। धार्मिक स्थिति में हम इतना ही देखेंगे और आगे चलकर हम जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो इसके सभी के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में हमने सब कुछ पढ़ लिया, भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया, उनकी विशेषताएं पढ़ ली, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, सभी कुछ हमने जान लिया। और इसी के साथ ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमारी अगली वीडियो भी वैदिक सभ्यता चैप्टर से ही होगी, जिसके अंतर्गत हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य पूरा पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि उसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और सभी जितने भी ग्रंथ थे सब कुछ उसमें बताएंगे। तो एक और वीडियो आएगी 20 मिनट के आसपास, फिर उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।